नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में स्वागत है। महाभारत की एक कथा सबको याद है कि किस तरह से शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को गालियां देनी शुरू की। भगवान श्री कृष्ण चुप थे। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम और तमाम जितने भी महाभारत कालीन योद्धा थे, उनका खून उबल उबल कर उनकी आंखों से झलक रहा था। लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे थे और वो देख रहे थे कि आखिर कब तक शिशुपाल रुकता है। लेकिन शिशुपाल था कि लगातार एक के बाद एक गालियां देता रहा और आखिर में भगवान जब 99 गाली पूरी हुई, यानी 99 पूरा हुआ, तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ शिशुपाल, अब तुम्हारी सिर्फ एक गलती भी तुम्हारे लिए खतरनाक साबित होगी। लेकिन शिशुपाल मृत्युवश था और उसने वो गाली भी दे ही दी। परिणाम क्या हुआ? सुदर्शन ने उसकी गर्दन उड़ा दी। चक्र से शिशुपाल का वध हुआ। महाभारत की ये कहानी लगातार भारत के स्वभाव को भी बताती है। एक सभ्यता जो लगातार हजारों साल से जिंदा है, इसके बावजूद कि हजारों साल में जाने कितने सैकड़ों की तादाद में ऐसे हमलावर आए जिन्होंने इस देश पर हमला किया, संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, लेकिन यह बना रहा। आखिर महाभारत की इस कहानी को आज क्यों सुनाना पड़ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान वो शिशुपाल है जो लगातार भारत को गालियां दे रहा है। जब से उसका जन्म हुआ, एक ऐसी नफरत में मुबतला है वो देश कि उसको हिंदू या फिर हिंदुस्तान, इन दोनों से नफरत है। और उसके लोगों को अगर आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि जैसे ये हर हालत में सिर्फ नफरत ने शरीर का रूप धारण कर लिया हो। यूं तो इकोसिस्टम बहुत सारी कहानियां बनाता है और उस तरह के पत्रकार भी आपको दिखाई देते हैं जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि वहां के लोग हिंदुस्तान के लोगों को पसंद करते हैं। तो 1971 का वार कौन लोग लड़ रहे थे? 1965 के वार में कौन लोग थे? 1948 में वो कौन थे जो कबाइलियों के साथ मिलकर एक पूरा का पूरा हिंदुस्तान पर न केवल हमला कर रहे थे, वो लूट रहे थे, वो रेप कर रहे थे और वो हिंदुस्तान को जड़ से मिटाना चाहते थे। ये तमाम कहानियां हैं जो सच के करीब हैं। लेकिन इन गालियों की गिनती शायद 100 पूरी नहीं हुई थी, या हिंदुस्तान ने इस बार भगवान श्री कृष्ण से भी ज्यादा क्षमाशीलता दिखाई। 2019 में जब पुलवामा हुआ तो उस वक्त यह तय हुआ कि भारत सरकार ने न्यूक्लियर डिटरेंस को एकदम, उसका जो एक रोक थी उसको पार किया। और बालाकोट भी बहुत अहम जगह थी। आखिर बालाकोट में वो ट्रेनिंग शिविर था क्योंकि बालाकोट जुड़ती है उस जिहाद से जो काफिरों से इस जमीन को मुक्त कराने के लिए सैयद अहमद बरेलवी ने शुरू किया था। वहां जाकर, हालांकि वो 1839 में उस जगह पर उसको महाराजा रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह ने हराया था और उस युद्ध में वो मारा गया था। उसी की याद में अब 100 साल 150 साल बाद आतंकियों ने वहां जिहाद की ट्रेनिंग, और वो सब पाकिस्तानी सरकार की देखरेख में थी। 2019 के उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लगा कि शायद पाकिस्तान सुधर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की रगों में उस तरह का खून ही नहीं है जिसमें कोई बदलाव की गुंजाइश दिखाई दे। आप देखिए आज प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, जिस तरह से उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम ढूंढेंगे, हम उनको ट्रैक करेंगे और उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। कल सीसीएस के फैसले आप सभी को मालूम है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसी ट्रीटी है जो 1965 के युद्ध के वक्त भी बनी रही, 1971 के उस अमानवीय हमले के बावजूद बनी रही जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोगों की जानें गई, ऐसा कहा जाता है। डाटा अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि बांग्लादेश जो उस हिंदुस्तानी पसीने से और खून से आजाद हुआ था, आज वो पाकिस्तान की गलबहियां करता हुआ दिख रहा है और लगता है कि अपने आप को फिर वहीं ले जाना चाहता है जिस पाकिस्तान से हिंदुस्तान ने उसको आजाद कराया था। आखिर पुलवामा के हमले के बाद और
अगर हम पहलगाम के हमले के बाद देखें तो क्या लगता है, पहलगाम के हमले के बाद भारत सरकार का जो मूड है वो सुदर्शन चक्र चलाने का है। वो ये चाहती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप एनालाइज करें, लगातार चूंकि दिन भर आप अलग अलग खबरें देख रहे हैं, हर चैनल को देख रहे हैं, चैनल पर लोग एक मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर अटैक किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पहले डिप्लोमेसी हुई, उसके बाद अब हिंदुस्तान अगले कदम की तरफ बढ़ेगा, और इस बार ये कदम क्या होगा इसको सोचकर अभी हिंदुस्तान ने ये कदम बताया नहीं है और आप लोगों ने ये सुना भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी आपको याद होगा जब अटैक हुआ उसके कई दिन बाद जब सब हिंदुस्तानी सो रहे थे, अचानक टीवी चैनल्स पर खबर आनी शुरू हुई, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक ट्विटर हैंडल से आईएसपी के जो पाकिस्तान ने ही बताया हिंदुस्तान को कि उस पर हमला हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। तो उसी तरह से ये तो तय है कि अचानक ये पता चलना है कि पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन वो क्या होगा इस पर अभी लोगों को देखना है। अभी लोग सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भारत की ये खामोशी, इस तरह से जो इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित किया गया है, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया, और अटारी बॉर्डर पर होने वाली एक वो रस्मी परेड, जिस कवायद जिसको सब देखने जाते थे और जिसको ये माना जाता था कि ये एक अजीब किस्म की देशभक्ति का प्रदर्शन है, जबकि उसका कोई रिश्ता पाकिस्तान के साथ बचा ही नहीं था, या पाकिस्तान की तरफ से आने वाले दर्शकों के लिए जो ये उछल कूद थी ये सब बंद कर दी गई। मैं इस शब्द को थोड़ा सा मॉडरेट करना चाहूँगा कि ये एक जो प्रदर्शन था वो बंद किया गया, पाकिस्तानियों को वापस जाने के लिए कहा गया, और इसके अलावा जो दूतावास की संख्या कम की गई, जो अटैचे उनके जो डिफेंस के एयरफोर्स के जो डिफेंस के लोग थे उनको पर्सन नॉन ग्राटा किया, ये सब ने सुना। लेकिन जो पाकिस्तान को आप पूरे दिन से देख रहे हैं, आप अलग अलग तरीके से पाकिस्तान के वो भी मीटिंग की गई सेम उसी तरह से जैसे हिंदुस्तान इस तरह से, और उन्होंने उन तमाम कदमों को फिर वापस किया जिनको कल मोदी सरकार कह चुकी थी। अब वो 1972 में शिमला समझौते से पीछे हटने की बात कर रहे हैं। वो शिमला समझौता जो कहीं है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हर बार यूएनओ में कश्मीर का राग अलापता है। पाकिस्तान दुनिया के किसी भी हिस्से के राजनेताओं से मिलता है तो पाकिस्तान के लिए गाता है। तो वो जो उस 1972 की संधि का सबसे अहम हिस्सा था कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है, पाकिस्तान के लिए वो कभी बीच का मसला रहा ही नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी पर भी आपने सुना होगा कि वो जो पानी है जिसको भारत अपने हिस्से का भी नहीं ले रहा था, अब भारत हो सकता है कि उसके पानी को पूरी तरह लेने की कोशिश करेगा, और ये कोशिश, अकेली कोशिश, अगले 10 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक इतना बड़ा जो कैटास्ट्रॉफी है, या जो पूरी इतनी बड़ी जो परेशानियां खड़ी करने वाली है, क्योंकि वहाँ की 80% सिंचित ज़मीन इन्हीं 3 नदियों के सहारे है जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आती है। यानी पश्चिम की तरफ जो नदियां हैं, क्योंकि पूरब की तीनों नदियां हिंदुस्तान को मिली, और पश्चिम की नदियों में झेलम और चिनाब और उनका जो पानी है उनको पाकिस्तान को देना था, जिसमें से एक का हिस्सा भारत को लेना 20%। तो भारत ने वो लिया नहीं और हमेशा की तरह दरियादिली दिखाते हुए छोड़ दिया। ये दरियादिली उस देश को दिखाई जा रही थी जो 1948 से 47 से लगातार, यानी आज़ादी के पहले से, वैसे तो अगर हम लोग डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1940 को भी जोड़ लेते हैं, तो पैदा होने के पहले से जो देश अपने दुश्मन जैसा भी है वो कर रहा है लगातार, और किसी भी कीमत पर उसमें कोई बदलाव आपको नहीं दिखाता है, भले ही आप अमन की आशा की हजारों मोमबत्तियां लेकर उस तरफ जाएं। पाकिस्तान को अगर आज आपने दिन भर देखा होगा तो वहां के लोग किस तरह से मोदी को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी के अगले कदम को लेकर बहुत कंफ्यूज है, बहुत जो जिस तरह की ताकत वो दिखाने की बात कर रहे हैं, जिस तरह की वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को शो करने की, उतना उलझते जाते हैं। वहाँ के सबसे बड़ा टेक है, यानी कोई शख्स यदि नफरत में डूबा हुआ होता है तो कहते हैं कि वो नफरत पहले आपको जलाती है। तो उस नफरत में एक आदमी हो सकता है 10 आदमियों हो सकता हो, एक
कुनबा हो सकता है, लेकिन यहां तो एक पूरा राष्ट्र ही नफरत में डूबा हुआ है। असीम मुनीर उस हकीकत को बयां कर रहे थे जो पाकिस्तान की नींव में है, इसमें कोई शक नहीं। असीम मुनीर के जो बयान हैं, अगर हम मार्क रूबियो को सोचे सुने तो ओसामा की तरह ही हैं, उनको आप ओसामा के साथ इक्वेट कर सकते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन उससे बड़ी चीज ये थी कि जो पाकिस्तान का जो अंदर के कोर का जो उसके अंदर जो घृणा है वो आपको दिखाई देती है जब आप नॉर्मल वहां के लोगों को देखते हैं। हालांकि ये कोशिश की जाती है, हिंदुस्तान में अमन की आशा, मोमबत्तियां, बाघा बॉर्डर तक जाने वाली वो मोमबत्तियां, वो उस नफरत के दावा नल को बुझाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो तो और मोमबत्तियों से भड़कती है, ये भले ही आप आंखें बंद करके रखें। तो ये तो कहा गया है कि आप उसको समझा नहीं सकते। पाकिस्तान को 1947 से हम लोगों ने 48 के कवालियों के हमले में देखा, जिसमें रेप हुए, वो चूंकि इसलिए रुक गए कहा गया, श्रीनगर तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि जो कबायली पाकिस्तानी सेना के निर्देशन में आए थे, उनकी गाइडेंस में आए थे, वो सिर्फ रेप करने के लिए, और वहाँ उसमें बड़ी तादाद में वहाँ हॉस्पिटल से लेके तमाम जगह पर रेप करना ननों के साथ, या जो वहाँ बेसहारा लोग थे उनके साथ, और जो लूट के लिए वो गाड़ियाँ लेके आए थे, वो इसलिए आए थे, उनको लग रहा था कि माले गनीमत है, और वहाँ से उन्होंने शुरू किया था। लेकिन 48 में जिस तरह से भारतीय फौजों ने आगे बढ़ा, लेकिन अधूरा छोड़ दिया। अब किसी भी राजनेता की गलतियों को हम लोग यहाँ आज इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हर आदमी जानता है कि 1948 की उस घटना में किस तरह से प्रधानमंत्री नेहरू और देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री जो सरदार पटेल हैं, उनके बीच में भी उस घटना को लेकर एक अलग अलग मतभेद था, जिसमें कभी नहीं चाहते थे सरदार पटेल कि ये कहीं यूएनओ में जाए, लेकिन गया और आज तक उलझा हुआ है। जब तक कि उस पर जो भी उस संयुक्त राष्ट्र की सभाओं में जिस भी जो अमेरिका का या वेस्ट कंट्रीज़ का जब तक प्रभाव होता है, वो उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। अगर वो हिंदुस्तान के उनके फ़ायदे उस समय हिंदुस्तान के साथ हैं तो वो उसको हिंदुस्तान की तरफ बात करते थे, और नहीं तो पूरी तरह से अपने एक उपनिवेश के तौर पर वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करते थे। उसके बाद आपने 1965 का युद्ध देखा, उसके बाद 1971 का देखा, और 1962 की हार के बाद जब अटैक हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर से पूरी कोशिश ये थी कि वो उस जो 62 की हार है भारत की, उसके लिए वो 65 में बदला लेना चाहता था। उसको लगता है मतलब पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। जिस जुगलर वेन की बात हो रही है, ये जुगलर वेन लेट के लश्कर तैयबा के लोग अक्सर इस्तेमाल किया करते थे, और अभी भी उनके एक हॉस्पिटल जिसमें जो एक सरकार ने उसका अल अजीज़ या जो मुरीदगे में है और लश्कर का वो हॉस्पिटल है, लेकिन सरकार ने उसको टेक ओवर किया, उसकी लाइन बनी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो है कश्मीर हमारी जुगलर वेन है। तो 1965 ये हुआ। 1971 को सबको मालूम है कि वो महान बहादुर जिनके जो आज पूरे पाकिस्तान में, आप सबसे बड़ी बात है कि एक नफ़रत किस तरह किसी देश को अंधा कर देती है। उसकी इंटेलिजेंसिया अगर वहाँ है, उसके लोग, उसकी राजनेताओं की पूरी लाइन, और आर्मी, चूँकि उस देश को आर्मी हमेशा ये कहती है, चूँकि पाकिस्तान के लिए कई बार उन्हीं के लोगों ने लिखा है, बहुत सारे, चाहे आप उनके किसी भी राइटर को पढ़ लीजिए, चाहे वो इश्तियाक हों, गैरिसन स्टेट, या फिर आप अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, इस तरह से पाकिस्तान को डिफ़ाइन करने वाले हुसैन हक्कानी को पढ़ सकते हैं। ये तमाम लोग बताते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान आज़ादी के बाद से ही हिंदुस्तान के लिए एक पॉइंट बना। आप इसरार अहमद को सुन सकते हैं, उनके गामदी ज़रूर, जो उनके ये धार्मिक स्कॉलर है। मौदूदी का तो ये मानना ही था कि वो हमला करके पूरे हिंदुस्तान को बदल देना चाहते हैं, पूरे इसको एक इस्लामिक स्टेट के लिए वो पाकिस्तान को रियासत मदीना कहते हैं। आप वहाँ अगर लगातार देखते चले जाएंगे पाकिस्तान के, क्योंकि मैं आज कोई आंकड़े आपको देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो लगातार आप सुन रहे हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे कि 1960 से, ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान इस समय इसलिए कांप रहा है कि क्या इस बार ये जो कदम है ये पाकिस्तान की उस कैपेसिटी को ख़त्म करने के लिए हो सकता है जिससे वो बार बार हिंदुस्तान को
परेशान करने की कोशिश करता है। ये 1000 कट के लिए यानी हजारों घाव देने हैं, इसके लिए ये कहा गया कि 65 के वार के बाद है। जबकि पाकिस्तान, ये फिर मैं कह रहा हूं कि सच न बोलना या समस्या को न समझना हर बार किसी भी देश के लिए एक नासूर साबित होता है, क्योंकि 1947 से ही आप ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के कुछ लोग सिर्फ परेशान करने वाले हैं या आर्मी उनकी परेशान करने वाली है हिंदुस्तान को, बाकी लोग उनसे दोस्ती चाहते हैं। लेकिन वहाँ आतंकी शिविरों में जाने वाले बच्चे या मदरसों में पहुंचने वाली भीड़ या फिर वो भीड़ जो प्रवासी पाकिस्तानियों की भीड़ है, जो आसिम मुनीर के भाषण पर तालियां बजा रही थी और खड़े होकर एक महिला चिल्लाती है ला इलाहा इल्लल्लाह और पाकिस्तान का मतलब क्या, ये तमाम चीजें वहां उसमें वो भीड़ बताती है कि वो पाकिस्तान की जनता का मूड है, वो नफरत करती है हिंदुस्तान के अस्तित्व से। इस पे कोई शक नहीं, क्योंकि जब तक आप सच के करीब नहीं जाते हैं तब तक आप उसकी समस्या का हल नहीं ढूंढ सकते जो आपको परेशान कर रही है। आप पाकिस्तान को लगातार 65 के वॉर में आप लाहौर तक पहुंचते हैं। आपने देखा होगा MG रंजीत दयाल साहब के फोटो हैं। उसके बाद 71 के वार में आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण होता है आपके सामने। नियाजी जो है निकाल के रखते हैं अपने, बिल्ले छीलते हैं और पैंट उतारते हैं 93,000 पाकिस्तानी सैनिक। जो एक पैंट उतारने वाली प्रोसेस है उसकी फ़ोटो दिखती है, पूरी दुनिया वीडियो दिखाई देते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान के इस समय अगर आप मीडिया को सुन रहे हैं, पाकिस्तान के नेताओं को सुन रहे हैं, तो वो एक ही बात कह रहे हैं कि जैसे हमने 2019 में बदला लिया था या हिंदुस्तान की हिम्मत नहीं है वो हमला करेगा, भारत उसको, पाकिस्तान उसको चेता रहा है कि वो सब पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा। इस तरह के बयान तब दिए जाते हैं जब आदमी जो है अर्धमूर्छा की स्थिति में आ जाता है, वो उस डर उसके सर पर चढ़ चुका होता है। उस तरह के बयानों से घिरे हुए पाकिस्तान को आप देख रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने जो हाफिज सईद का एक वीडियो है जिसमें वो मोदी साहब को गाली देने की कोशिश कर रहा है, जो गाली दे रहा है, कोशिश क्या करना, वो लगातार गाली दे रहा है। लेकिन उस जैसे आतंकी के लगातार गालियां देने के बावजूद उससे कुछ होना नहीं था। लश्कर का ये हमला जो TFA, आपने देखा होगा कि जो नाम रखा गया था द रेजिस्टेंट फ्रंट, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका नाम भी इंग्लिश में इसीलिए रखा गया कि ताकि पाकिस्तान का, क्योंकि अभी तक हम लोग ये पढ़ते आए आतंकी संगठनों के कि वो नाम जो है इस्लामिक आइडियोलॉजी के मुताबिक होंगे और 100 नामों में से एक होंगे, चाहे वो कोई भी हो, लश्कर तैयबा हो, है ना, चाहे वो राइटली गाइडेड उनका जो तैयबा है, या फिर जैश मोहम्मद है, मोहम्मद की जो फौज है वो है, या इखवान से अलग अलग नाम है, अलबदर है जो बदर की लड़ाई के नाम पर या अलग अलग हिस्सों में है, 313 ब्रिगेड है जो सेंट्रल एक अम्ब्रेला था उनका, जो आतंकी संगठनों का एक अम्ब्रेला संगठन है जिसका इलियास कश्मीरी, जो जिसने एक हिंदुस्तानी सैनिक का अफसर का सर काटा था, वो तमाम लोग, हालांकि वो 2013 में एक अमेरिकन स्ट्राइक में मारा गया था अफगानिस्तान में, वो तमाम लोग हों, ये इसके बावजूद जो नाम रखा गया था TF इसीलिए TRF इसलिए रखा गया था जिसका आज पूरे दिन पाकिस्तान में या कल से ही पाकिस्तान के तमाम सर्कल में, मीडिया सर्कल में उसको बताया जा रहा था कि देखिए हम ये हमारा संगठन नहीं है, TRF उन्हीं के लोगों का है। मतलब मैं जिस बात को बार बार कहना चाह रहा था कि किस तरह से नफरत में डूबे लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि वो हकीकत देखने से इनकार कर देते हैं। आप ये देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात कितने ख़राब हैं। सिंध में पूरा विरोध है क्योंकि पंजाब के पाकिस्तानी जो सेना है जिसने वो अपनी लाखों हेक्टेयर ज़मीन में खेती करने के लिए जो नहर है वो नदी को ले जाकर उसको नहर में बदलना है, यानी सिंध को जाने वाला पानी उसको जो इंडस वाटर ट्रीटी से जो पानी जाना है उस पानी को वो पंजाब में ले जाकर वहाँ जो कृषि के लिए लाखों हेक्टेयर जो पाकिस्तानी फौजियों को, और पाकिस्तानी फ़ौज का मतलब है पंजाबी फ़ौज यानी पंजाब की फ़ौज, और वो पूरे उन फौज को देना है, उस पर विरोध चल रहा है। बलूचिस्तान एक तरह से पाकिस्तान के हाथ से निकला हुआ है। पाकिस्तान का जो एक जो नफ़रत में डूबा शहर है ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या, वो तमाम रिश्ते वहाँ बिखरते हुए दिख रहे हैं। वहाँ आपको अलग अलग हिस्सों में, और आप
पाकिस्तान अपने उस पर तो जा ही नहीं सकता है, जो पख्तूनिस्तान का हिस्सा जो कहा जाता है, जिसको कभी फाटा एरिया कहा जाता था, वहाँ पाकिस्तानी फ़ौज बिल्कुल ही रिडंडेंट है, यानी उस टुकड़ों में। इसीलिए आप देखेंगे कि किसी भी पाकिस्तानी से आप चाहे वो जो जिस तरह से वहाँ का मीडिया पूरे एक जो कहते हैं हिस्टीरिया के दौर में आ गया है, वो कोशिश ये कर रहा है कि कहने की कि आप कम मत समझिए, हम ये कर देंगे, और हमारे पॉलिटिशियंस ने सही जवाब दिया, बजाय इसके कि वो फैक्ट्स को देखता। वो सबसे ज़्यादा वहाँ पाकिस्तान में इस समय पाकिस्तान की जनता जिस कहानी पर सबसे ज़्यादा यकीन कर रही है, वो कहानी ये है कि ये हिंदुस्तानियों ने खुद ही कराया है, ये हमला खुद कराया है। और वो पाकिस्तान में अगर आप आज उनकी खबरें देखते, आप उनके चैनल्स देखते, तो उनमें है कि कश्मीर में जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, मतलब वो पूरे इतनी झूठी कहानियों के साथ है, और वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान के पैर कांप रहे हैं। पाकिस्तान इसलिए डरा हुआ है कि इस बार उसकी तमाम गलतियों का हिसाब करने के मूड में है, और चूंकि ये मोदी सरकार है, ये वो सरकार है जो उसको उसी की भाषा में ज़्यादा सवा अगर आपने एक दिया है तो वो आपके सिक्के इकट्ठा करके उसको रुपयों में वापस करना जानती है। यही कारण है कि वहाँ वो लोग समझ रहे हैं, और ख़ासतौर से जिस तरह से पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष ने बयान दिया था, तो उसके बयान को भी वहाँ पाकिस्तान में लोग जो है पहले तो वो लोग अब इस डर में अनाप शनाप बकने लगे कि ये किस तरह का बयान है, और वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ भी आप इतने ज़्यादा स्वर उठते हुए सुन रहे हैं। क्योंकि अगर पानी रुकता है, यूँ तो बहुत सारे फैसले हैं, लेकिन जो पानी रुकता है तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान की 80% फसलों को दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। पहले से ही अनाज की मारामारी है, आटे का, आपने आटे की बोरियां लूटते हुए पाकिस्तानी भीड़ को देखा होगा। ऐसे में पानी की कमी उनके साथ क्या करेगी, ये भी आप सोच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम गौर करें कि भारत की चुप्पी इस पिछली बार की सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ी होगी, ये देखना लोग अभी अटकलें लगा रहे हैं। जैसे हम लोग भी सोचते हैं कि क्या इस बार हाफिज सईद के मुख्यालय को, अल्दावा के जो ट्रस्ट है उन सब पर अटैक होंगे, या क्या मसूद अजहर को ख़त्म किया जाएगा, या उन तमाम उस जो कैंप हैं उन कैंपों को तबाह किया जाएगा, ये देखने की बात है। हालांकि पूरे अगर आप देखते हैं कि जो मैं गालियों की बात कर रहा था, जहां से हमने इस स्टोरी को शुरू किया था, आज की बातचीत को शुरू किया था, वो अगर आप देखें तो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान लगातार, अगर हम साल दर साल देखें, वो हमले करने की कोशिश करता है। अगर हम लोग 2017 में देखें तो जो इंसिडेंट ऑफ किलिंग है वो 16 की है, जिसमें सिविलियन तो नहीं मारे गए थे, सिक्योरिटी फोर्स के 18 लोग मारे गए थे और टेररिस्ट 24 मारे गए थे। ये ये 2017 का है। उसके बाद अगर आप देखते हैं 2018 में ये बढ़ के 22 हुआ, उसमें सिविलियन 9 मारे गए और सिविलियन की भी संख्या बढ़ गई, यानी उससे पहले साल 2017 में सिर्फ 0 मारे गए थे। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ लोग कम हुए थे, वो 12 लोगों से हमारे बलिदानी हुए, और टेररिस्ट 34 हुए, यानी टेररिस्ट की संख्या बढ़ गई थी मरने वालों की। 2019 में भी 32 इंसिडेंट हुए थे, जिसमें 2 सिविलियन मारे, मतलब सिविलियंस की संख्या, हमारे सिविलियन जो इस आतंकी कार्रवाइयों में जो जिनका बलिदान हुआ वो 2 थे, और 49 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, यानी इतनी बड़ी संख्या बढ़ गई थी 2019 में, और 51 टेररिस्ट मारे गए थे उस समय, और टोटल संख्या 102 होती थी। लेकिन 20 में ये 13 हुए, किलिंग जो है वो बढ़ के वो सिविलियन 0 हुए, और सिक्योरिटी फोर्सेस भी महज 2 हुई, और आतंकी 26 मारे गए थे। 2021 में भी 13 सिविलियन अटैक हुए, इस तरह किलिंग अटैक हुए, जिसमें 2 सिविलियन, 1 सिक्योरिटी फोर्सेस और 22 टेररिस्ट मारे गए। 2022 में फिर 14 अटैक हुए, लेकिन सिविलियन फिर 0। ये इस तरह से भारतीय सरकार के जो काउंटर जो वो था वो इस तरह था। आप देखो उसमें से 3 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग बलिदान हुए, उन्होंने आत्मोत्सर्ग किया दिया, उनकी वो हुआ, लेकिन 26 टेररिस्ट मारे गए। यानी 2017 से अगर हम देखते हैं तो 1016 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें और हमारे 203 जो जवान हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, उनको जान गंवानी पड़ी थी, और 98 सिविलियन हुए। 622 टोटल मुकदमे, टोटल किलिंग्स के अटैक हुए। तो मैं अगर इसको ऐसे देखूं कि ये जो पूरे के पूरे ये सारी चीज़ें अगर आप गौर करते हैं
तो यूँ तो डाटा तो बहुत सारे सुनाए जा सकते हैं, उन पर बहुत बात हो सकती है, लेकिन जो मेजर चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को अब ये साफ दिख रहा है, और पूरी दुनिया इस समय इस मसले में भारत के साथ भी खड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को पाकिस्तान अगर ये कहा जाए कि वो ओसामा है, ओसामा की तरह उसका अंत होगा, और ये कोई अमेरिकन वो कहें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया आपके साथ खड़ी है ऐसे में, लेकिन ज़रूरी है कि भारत इस समस्या का एक आखिरी समाधान ढूंढने की कोशिश करे। चूँकि प्रधानमंत्री मोदी से बहुत सारे लोगों को उम्मीद है, विपक्ष भी साथ है, और आज के उनके जो बयान हैं वो उस तरफ इशारा भी करते हैं कि ये मैसेज पाकिस्तान तक जा रहा है कि इस बार उसकी गालियाँ सौ तक पहुंच गई हैं, यानी उसकी गलतियां 100 तक आ गई हैं, और अब उसके ऊपर चक्र चलेगा हिंदुस्तान सरकार का। और मुझे लगता है इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन एक बात साफ होगी कि पाकिस्तान को लेकर जो भ्रम घाटी में बनाया गया था, कश्मीर घाटी में, जो कश्मीर घाटी में एक पाकिस्तान समर्थकों की भीड़ है, ख़ासतौर से हुर्रियत के उन नेताओं के समर्थक जिनको लगता था कि पाकिस्तान अगर ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं वहाँ घाटी में कवर करता था तो लोग कहा करते थे कि जब ये सैयद अली शाह गिलानी की डेथ होगी तब क्या होगा, पूरा कश्मीर जल जाएगा, फिर यासीन मलिक को जेल में भेजा गया है तो पूरा शहर जल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो सब यथावत है। दूसरी ये बात अक्सर लोग बात करते हैं कि कश्मीर में जिसकी बात की जा रही है टूरिज़्म की या उसकी, तो कश्मीर में दिक्कत आर्थिक नहीं है, दिक्कत ज़हनी तौर पर है। लेकिन जब पाकिस्तान को सही से सबक सिखा दिया जाए, पाकिस्तान के उन तमाम जो सेंटर हैं उनको तबाह कर दिया जाए, जो ट्रेनिंग कैंप हैं, और ये पाकिस्तान को महसूस हो जाए कि हाँ, उसका एक भी गलत कदम उसके हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को नरक कर सकता है। हिंदुस्तान को कितना नुकसान होगा ये बाद की बात होगी, लेकिन पहले तो पाकिस्तान का उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान होगा। तो शायद पाकिस्तान को पड़ी इस लगाम के बाद कश्मीर के वो पाकिस्तानी समर्थक भी जो हिंदुस्तान की बर्बादी के सपने देखते हैं, वो भी घुटनों के बल आ सकते हैं। खैर, आज इस बात पर इतना ही, फिर कल इस पर आगे बात होगी कि कश्मीर की वो कहानी क्या है। लोग अक्सर कश्मीर की कहानी को लेकर उलझते हैं, और उनके पास जो नैरेटिव होता है वो सच्चाई से कहीं दूर होता है, वो अलग तरीके से मेंट किया जाता है। उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ और बातें की जा सकें। नमस्कार।